सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। आज अपने साथ है पावनी, जो पुणे से ही है। और इसका नीट में इस साल जो स्कोर है वो है 700 आउट ऑफ 720 विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 78। और इसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपने नीट एग्जाम को क्रैक किया है। तो जो भी लोग इस साल नीट देने जा रहे हैं, जो एम कर रहे हैं 700 नंबर के लिए, या जो चाहते हैं कि 680 700 प्लस नंबर उनके आए, तो क्या करना चाहिए स्टेप वाइज जानेंगे। सबसे पहले चाहूंगा कि पावनी अपना इंट्रोडक्शन दे कि वो कहाँ से क्या पढ़ाई की है और कब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और सब कुछ अपने बारे में। So hi everyone, my name is Pavni Maheshwari. So जैसे कि सर ने बताया, I have scored 700 out of 720 and I've got AIR 78 and मैं पुणे से हूँ और पुणे में मैंने झा एजुकेशनल सर्विसेज से पढ़ाई की थी और 11th-12th में ही मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। कोई फाउंडेशन नहीं था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने KVPY नेशनल साइंस ओलंपियाड और भी एग्जाम्स दी थी एंड KVPY में मेरा ऑल इंडिया रैंक 156 थी एंड नेशनल साइंस ओलंपियाड में मेरी इंटरनेशनल रैंक 84 थी। ग्रेट ग्रेट। तो जब तुमने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तब स्टार्टिंग में कहा, मतलब कैसे करा था? स्टार्टिंग में ऐसे ही स्टार्टिंग से तुम्हारा स्कोर अच्छा आ रहा था कि बाद में जाकर स्कोर इंप्रूव हुआ, या स्टार्टिंग से तुम मतलब 600 650 प्लस स्कोर कर रहे थे? कैसा मतलब कैसा था ओवरऑल जर्नी? सो आई वुड से सर, स्टार्टिंग से तो एकदम स्मूथ नहीं था। मतलब 11th स्पेशली विथ फिजिक्स इट वाज वेरी 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 बम्पी राइड आई वुड से। फिजिक्स में बहुत काफी वीक थी मैं फिजिक्स में, और मतलब फिजिक्स के कारण एक पॉइंट पे मैंने साइंस ड्रॉप करने का भी सोचा था कि अब तो साइंस हो नहीं रहा है मेरे से, तो मेरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। सो 11th तो इतना स्मूथ नहीं था, 12th कंपेयर टू 11th थोड़ा स्मूथ था। बट डेफिनेटली मतलब मैंने, क्योंकि मेरा कोविड टाइम पे था, सब ऑनलाइन था, तो थोड़े ऐसे ग्राउंड रूल सेट कर लिए थे मैंने। तो ऑनलाइन था सब, जैसे मैंने बताया। सो आई हैड डिसाइडेड कि जो भी लेक्चर्स आएंगे ऑनलाइन वो मैं उसी दिन देखूंगी, कोई भी बैकलॉग कभी नहीं रहने दूंगी। देन जो टेस्ट है, हमारे टॉपिक टेस्ट होते थे, तो वो टॉपिक टेस्ट के पहले हर चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूँ। एंड बाय कंप्लीट आई मीन ऐसे कि मैं उसे थोड़े 3-4 हफ्ते बाद करूँ तब भी मेरे को वो याद रहे। So जैसे बायो में इफ आई हैव टू डू वन चैप्टर, सो आई वुड गो ओवर एनसीईआरटी के बाद क्लास के जो नोट्स होते थे वो, देन आई वुड डू दी एमसीक्यूज फ्रॉम सम रेफरेंस बुक्स एंड देन पीवाईक्यूज करके एक और बार एनसीईआरटी पढ़ के वो चैप्टर खत्म करती थी मैं बिफोर एवरी टेस्ट। तो कोशिश यही रहती थी कि हर टेस्ट के पहले वो चैप्टर खत्म हो जाए, तो उस बहाने एनसीईआरटी की 2-3 रीडिंग भी हो जाती थी हर चैप्टर की, और फिर वो लॉन्ग टर्म में भी चले जाता था चैप्टर। ओके, तो तो यही तुमने चीज मैंने बोलो बोलो। यही चीज मैंने मोटी मोटी 11-12 दोनों में ही फॉलो की थी। थोड़े बहुत ही चेंजेस लाए होंगे तो, बट मेजर यही था। तो बेसिकली तुमने बुक्स कौन कौन से फॉलो करे? रिसोर्सेस हो गए कि यार पीवाईक्यूज को लेके, मतलब जो भी रिसोर्सेस तुमने फॉलो करे, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, जो बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या फॉलो करे, कहाँ से एमसीक्यूज करे, थ्योरी कहाँ से पढ़े, फिजिक्स की एनसीईआरटी करे कि नहीं करे, ये भी डाउट होता है बहुत बच्चों के लिए। तो जो तुमने रिसोर्सेस फॉलो करे 2 साल में। राइट। सो पहली बात तो एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बायो के लिए। इस बार जो बायो पेपर था वो काफी ट्रिकी था, बट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी के बाहर था। सो दिस वाज अ वे ऑफ एनसीईआरटी एनटीए टेलिंग यू दैट कि एनसीईआरटी में से भी हम डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, तो वो एनसीईआरटी को अच्छे से करना है। एंड एनसीईआरटी के बाद फॉर एमसीक्यूज आई यूज्ड टू डू एमटीजी फिंगर टिप्स, एंड पीवाईक्यूज के लिए भी वो 33 इयर्स की बुक आती है, एमटीजी की आती है, शायद अरिहंत की भी आती है, तो वो मैं करती थी तीनों सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केम बायो के लिए। और केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों के लिए बालाजी की बुक्स आती हैं। ऑर्गेनिक में शायद MS चौहान है, इनऑर्गेनिक में VK जायसवाल, और फिजिकल में N अवस्थी। तो ये तीनों मैंने की थी। इनऑर्गेनिक के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि जैसे जो ग्रुप केमिस्ट्री है, P ब्लॉक हुआ, S ब्लॉक हुआ, उसके लिए एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू एमसीक्यूज। मतलब एक बार एनसीईआरटी हो गई, उसके बाद आप पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, तो दैट वुड बी बेटर आई फील। एंड फिजिक्स के लिए आई यूज्ड HCV। बाद फिर आफ्टर
HCV मैंने एक बांगवी करके बुक थी जो सर ने हमें बताई थी, वो की थी, और DC पांडे की थी, नीट। मतलब ये तुम्हारा बुक लिस्ट था, इसके अलावा तुमने और कोई मतलब बेसिकली बुक्स पे गए नहीं, यही तुम्हारा बेसिक बेसिक कुछ स्टिकर है? नहीं, मेजर मेजर ए थी। तो मतलब इसमें मैंने एक गलती ये की थी कि 11th में मैं बहुत सारी बुक से करने की कोशिश करती थी, और फिर वो स्लोली स्लोली मेरे को रियलाइज हो गया कि बहुत सारी बुक से करना पॉसिबल है नहीं। तो मैंने यही बुक्स पे आके फिर मैंने सेटल किया। एक और चीज जो मैंने नीट के बस 3 महीने पहले की थी, वो ये था कि फिजिक्स का मेरे को एक बार लास्ट बार प्रैक्टिस चाहिए थी। हाँ। तो मैंने नीट गाइड करके MTG की थी, वो पूरी सॉल्व की थी मतलब लास्ट में? लास्ट। ओके। और एक और जो डाउट मतलब बहुत बच्चों का रहता है जो चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करे, कि मतलब कोई चैप्टर क्लास में पढ़ा दिया, मान लो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई चैप्टर पढ़ा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? तुरंत जगह घर पे क्वेश्चन करे, कि तुरंत उसकी थ्योरी पढ़े पहले, फिर इतने दिन बाद क्वेश्चन करे, उसको रिवाइज कैसे करे, तो ताकि वो लॉन्ग टाइम तक याद रह सके? तो क्या पॉइंट्स थे जो तुमने ध्यान रखे थे, और किस सीक्वेंस में चैप्टर खत्म किया, ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सीक्वेंस वाइज? सो आई वुड से सर, पहले तो लेक्चर देखो, अगर ऑनलाइन है ऑफलाइन है जो भी, उसके बाद उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। मतलब और वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आप बोर ना हो वो पढ़ पढ़ के बार बार। तो एक बार नोट्स हो गए, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए, फिर उसके बाद यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। अब बायो में भी ऐसा नहीं कि कंसेप्ट नहीं है, बायो में भी कंसेप्ट है, समझना पड़ता है। तो मन में एक उसकी पिक्चर बना लो, कुछ ऐसे मतलब माइंड मैप बना लो। बायो में, फिजिक्स में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो पहले बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिर प्रैक्टिस से ही हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम समझ में आते हैं, प्लस जो थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हैं वो समझ में आते हैं। एंड अनदर थिंग इज कि मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। जैसे जो टेस्ट आप दोगे, तो वो टेस्ट में कौन से टाइप की टेस्ट की मिस्टेक्स हो रही है। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या थी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक? सेम फ्रीक्वेंसी थी कि स्टार्टिंग में कम टेस्ट थे बाद में ज्यादा दिए? तो ओवरऑल तुमने कितने टेस्ट दिए, पहली चीज? सेकंड चीज, तुमने फ्रीक्वेंसी क्या क्या मेंटेन रखी टेस्ट की? सो सर, हमारी क्लास का जो प्लस पॉइंट जो था वो यही था कि टॉपिक टेस्ट बहुत होते थे। तो हर हर चैप्टर पे टेस्ट होता था। एंड ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई थी, बट शुरू से ही फ्रीक्वेंसी काफी हाई थी। हाँ। तो मैंने काफी सारे टॉपिक टेस्ट वगैरह दिए हैं। फिर फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा टेस्ट दिया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा टेस्ट दिया है। देन एंड में FST फुल सिलेबस टेस्ट होते थे, 2-3 हो जाते थे पर वीक। तो ऐसे करके काफी सारे टेस्ट दिए हैं मैंने। Right, और मतलब तुमने फाइनल नीट एग्जाम दिया तो तुम्हें लगा कि सेम पेपर था जो तुम लाइक सॉल्व करते थे मॉक टेस्ट के अंदर, या कुछ डिफरेंट पैटर्न था? और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया तुमने, क्योंकि बहुत बच्चे वहां फंस गए, क्योंकि बायो लेंदी आगे तो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, फिजिक्स पर टाइम दे नहीं पाए, तो वहां पे तुमने कैसे किया? राइट सर। सो सर, मतलब हमारे जो पेपर होते थे वो वैसे ही लेंदी होते थे। तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट में उतना इशू नहीं गया। डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि वो एक एग्जाम हॉल का थोड़ा प्रेशर वगैरह रहता ही है। बट इतना ज्यादा इशू आई वुड से कि नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक और फुल सिलेबस टेस्ट ही था जो मैं दे रही थी, बस लोकेशन अलग थी। ऐसा मैं सोच के गई थी मैं अपने दिमाग में। बाकी मेरा सीक्वेंस वही था कि पहले बायो से स्टार्ट किया, और फिर बायो की OMR भरी। जो भी क्वेश्चंस एक बार में आ गए अच्छे से आ गए वो किए, जो थोड़े ट्रिकी लगे वो एंड के लिए छोड़ दिए। सो बायो में मेरे को अराउंड 1 आवर लगा। फिर मैंने केमिस्ट्री पे आई, एंड केमिस्ट्री में मैंने अराउंड 45 मिनट्स लगे मेरे को, और केमिस्ट्री की OMR फिल की। और फिर उसके बाद मैंने फिजिक्स किया। तो फिजिक्स की OMR भर के फिर जो क्वेश्चंस मैंने एंड के लिए छोड़े थे वो आके किए। और एक और जो जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं नीट का, उनको ये होता है कि बोर्ड्स और नीट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो फोकस करते हैं बोर्ड पे, नीट बिगड़ जाता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नीट पे फोकस करें, लेकिन वो डरे हुए रहते हैं कि यार बोर्ड पे नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे लोग, तो इस वजह से बहुत बच्चे बैलेंस नहीं कर, सही से बैलेंस नहीं कर पाते। तुमने कैसे बैलेंस किया ताकि तुम बोर्ड में भी अच्छा कर पाओ और नीट में तुम अच्छा कर लिए? तो सर, बोर्ड का ऐसा था कि फिजिक्स केम बायो जो था उसमें इतना एफर्ट नहीं लगा, क्योंकि जो भी था NCERT से रिलेटेड ही था। ऑल्दो मेरा स्टेट बोर्ड था, बट फिर भी मेरे को इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पोर्शन क्योंकि सिमिलर था। अब बचा हुआ जो मेरे 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, उनकी प्रेपरेशन मैंने बस 3 दिन पहले ही शुरू की। क्योंकि वो 3 दिन मैंने फिर वही किए, वो 3 सब्जेक्ट एग्जाम के पहले। एंड अनदर थिंग, जैसे बीच में जब गैप थे
जैसे हमें ज्योग्राफी के लिए 7 days का गैप था, तो मैंने ऐसे नहीं किया था कि पूरे 7 days ज्योग्राफी पढ़ा था। 3-4 days एग्जाम के पहले ज्योग्राफी पढ़ा एंड बाकी डेज मैंने नीट के मॉक टेस्ट सॉल्व किए। तो उस तरीके से आई वाज इन कांटेक्ट इन टच विद नीट का सिलेबस आल्सो एंड आई वाज स्टडीइंग फॉर बोर्ड्स आल्सो। ठीक है, बढ़िया है। तो अगर अपने तरफ से कोई टिप देना चाहो, मतलब ओवरऑल तो पूरा डिस्कस कर लिया, रिसोर्सेज, टेस्ट, स्ट्रेटेजी, चैप्टर वाइज, तो अगर कोई ऐसी टिप हो या ऐसा कोई भी तुम्हें लगता है कि वो पॉइंट तुम्हें सेव कर गया या वो पॉइंट है जो तुम्हें सच में इस रैंक तक पहुंचाया कि यार ये चीज है, लाइक कंसिस्टेंसी हो गया, कोई भी चीज होगी तो तुम्हें लगता है कि हाँ ये वन ऑफ द मेन फैक्टर्स था मेरे सक्सेस के लिए, तो क्या रहेगा? डेफिनेटली सर, कंसिस्टेंसी तो है ही। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक दिन 13-14 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, ये सोच के कि नहीं पिछले दिन कवर अप हो गया। ऐसे नहीं चलता है। इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 hours a day, बट वो रोज पढ़ रहे हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड ऑल्सो व्हेन यू आर स्टडिंग तो पूरे कंसंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ पढ़ो। तब ये नहीं होना चाहिए कि फोन देख ले या यूट्यूब देख ले कुछ, तो वो एक तुमने खुद को आइसोलेट कर लिया था सोशल मीडिया से बहुत बहुत हद तक। मतलब ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शंस रहते थे मेरे को भी, बट पूरी कोशिश ये थी कि उन्हें अवॉइड करूं। एंड अनदर थिंग इज कि डाउट्स पूछते रहो, जो भी डाउट आए वो पूरे समय क्लियर करवाते रहो। ऐसा नहीं कि कोई भी डाउट सिली होता है, झिझकना नहीं है डाउट पूछने में। एंड ब्रेक्स लेते रहना है, मतलब कभी इफ यू आर फीलिंग लो, क्योंकि ये जर्नी स्मूथ नहीं है। 2 साल जो है छोटे नहीं होते, अच्छी खासी लंबी ड्यूरेशन है एंड काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो उस समय अपने पेरेंट्स, अपनी टीचर्स, फ्रेंड्स, सबसे कनेक्टेड रहो, अच्छा फ्रेंड सर्कल रखो। एंड यस, ब्रेक्स लो, बट ब्रेक लेने के लिए एक्सक्यूज मत बनाओ कि जबरदस्ती में मैं ब्रेक ले लूं बस अपनी मर्जी के काम करने के लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब जेन्युइनली जरूरत हो कि हाँ अब पढ़ाई नहीं हो रही है या एफिशिएंसी कम हो रही है या थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है, तब ब्रेक बनता है। मैं अगर समराइज कर दूं लास्ट पॉइंट को, तो पहले चीज तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेडिकेशन चाहिए, ऑन टाइम डाउट सॉल्व करते रहो, और ब्रेक्स तुम्हें लेने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत टाइम ब्रेक में खींच दिया, ब्रेक्स को काफी अच्छे से यूटिलाइज करनी है, राइट? हाँ, ठीक है। तो थैंक यू यार पावनी आने के लिए और सारे एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस फॉर योर स्कोर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी अपन आते हैं। ठीक है, एंड कमेंट में लिख दो सबको कांग्रेचुलेशंस पावनी को इस अमेजिंग स्कोर के लिए, 700 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।